Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra, working as Assistant Professor in Chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this Tetrahedron Chemistry Classes channel, and here are the links available to approach me. Hello friends, welcome back to the Tetrahedron Chemistry Classes. सो गाइज जैसा कि आप फॉलो कर रहे हैं कि मैं इस समय एल्कीन्स की रिएक्शन जो है आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, राइट, इसका मतलब कि 11th 12th में जो आपकी काम आती है वहाँ से लेके CSIR नेट IIT जैम एडवांस तक की सारी प्रॉब्लम्स में एल्कीन के बेस्ड आजकल शुरू की हुई है मैंने। इससे पहले मैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड और सिन डाइहाइड्रोक्साइलेशन कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें सारी ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल भी हैं इंक्लूडिंग योर कैरुथर्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, उसके एग्जाम्पल भी मैं ले रहा हूँ। इसके अलावा क्लेडन के एग्जाम्पल भी मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए, और बहुत सारी टेक्स्ट बुक है जहां से मैं एग्जाम्पल्स उठाता हूँ। तो उसी सीरीज में रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स की सीरीज में आज मेरा ये पार्ट 3 है, राइट, पार्ट 3। और इस थर्ड पार्ट में मैं आज आपको एंटी डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन और उससे रिलेटेड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एंटी डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं इसके लिए। मान लीजिए एक डबली बॉन्डेड कंपाउंड है एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका मैं एंटी डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन करता हूं, और ये मेरा अपना तरीका है, मैं इसको AD लिख रहा हूं, वेयर AD स्टैंड्स फॉर एंटी डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन। तो जो कंपाउंड आपको मिलता हुआ नजर आएगा वो आपको ये कंपाउंड मिलेगा, ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल आप इसको बोलेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि एंटी डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन में जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोडक्ट को किसी रिएजेंट से कराने के बाद, तो एल्कीन आपके जो है ट्रांस एल्कोहल्स में कन्वर्ट होती है, जिसमें एक एल्कोहल आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जाता है। और इसके कई बार इसके आइसोमर्स भी बनते हैं, कई बार मीजोफॉर्म भी बन जाती है। अब यहाँ पे देखिए मिसकॉन्सेप्शन है, लोग हमेशा ये सोचते हैं कि एंटी डाइहाइड्रोक्साइलेशन अगर पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में कराया जा रहा है तो हमेशा जो है आपका मीजो कंपाउंड ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपने एक सिंपल तरीका देखा कि एल्कीन को एंटी इथाइलिन ग्लाइकॉल में आपने कन्वर्ट किया, ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई इसमें रिएजेंट्स क्या क्या यूज हो सकते हैं, कौन से रिएजेंट्स हैं। तो इनमें जो रिएजेंट्स आपके यूज हो रहे हैं, सिर्फ आपने ध्यान रखना है, बहुत फेमस रिएजेंट है जिसको MCPBA के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें MCPBA का तो ऐसे बना सकते हैं, एक बेंजीन रिंग ले लीजिए, ठीक है, और इस पोजीशन पे एक COOH ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। परऑक्सी है आपका, ये परऑक्सी ग्रुप है, 3 ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन दे दीजिए, तो फुल फॉर्म क्या हो गया, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये MCPBA एक फेमस रिएजेंट है, ठीक है। और इस रिएजेंट के बारे में जो बेसिक केमिस्ट्री है वो आपको ये पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पर बनाऊं, इस तरीके से इसको प्लेस करूं, यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, राइट। तो दिस इज, ये कार्बन हो जाएगा, दिस वन इज कार्बन, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाउ दिस O एंड H, ओके। और इन सब के पास लोन पेयर दो दो रहेंगे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये वाला जो बॉन्ड है जो कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बना हुआ है, इसको आप बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी बॉन्ड और पर ऑक्सी लिंकेज। और ये बॉन्ड हमेशा वीक होता है, और यही बॉन्ड टूटता है जो कि रिएक्शन आगे करवाता है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरा रिएजेंट भी देख सकते हैं, कोई और रिएजेंट देखने की वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको जो रिएजेंट दिया जाए वो ये हो, से RCO3H, ठीक है। तो ये इसी का ही एक पार्ट है। इस केस में आप देखें कि R जो है ये वाला पार्ट था, मेटा सब्स्टिट्यूटेड आपका फिनाइल रिंग थी, बाकी परऑक्सी वैसे ही था। आप यहाँ पे CH3 CH2 जो चाहे वो लगा सकते हैं। तो सिंपल आपने रिएजेंट पहचानना है, कहीं पे अगर परऑक्सी एसिड्स दिए हुए हैं और डबल बॉन्ड से रिएक्शन कर रहे हैं
तो आप उसको हमेशा पहले इपॉक्साइड बनाएंगे, और अगर हाइड्रोलिसिस की कंडीशन दी है तो उसको फिर हाइड्रोलाइज करके ग्लाइकॉल बनाएंगे। ठीक है, ये तो जनरल बात रही। चलिए किसी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म की इसकी बात करते हैं कि किस मैकेनिज्म को ये फॉलो कर सकता है। रिएक्शन मैकेनिज्म आप देखें, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा जब भी कोई भी रिएक्शन करवाता हूं तो उसका कंप्लीट मैकेनिज्म देने की कोशिश हमेशा करता हूं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैकेनिज्म जो है स्टिल वो आपके डिबेटेबल है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन मैं इसमें देना चाह रहा हूं आपको, मैं सिंपल से एक मान लीजिए 5 मेंबर रिंग है और ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशंस आपको दे रखी है, मान लीजिए MCPBA लिखा हुआ है, MCPBA। ठीक ठीक है दिस इज द रिएजेंट वन, और इससे जो कंपाउंड बनेगा उसके बाद उस कंपाउंड को से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। इसको एसिडिक वर्कअप भी बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो इस तरीके का जब आप रिएक्शन देखेंगे तो आपने कुछ नहीं करना है, 5 मेंबर रिंग को तो टच नहीं करना है, ये नहीं टूटती है। ये जो डबल बॉन्ड है इसके अक्रॉस आपने 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देने हैं। मान लीजिए एक ये लगा दिया और दूसरा यहां पे लगा दिया, अक्रॉस द डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, और इसको फिर आप डैश लाइन से बना दीजिए, यह आपका OH है। और स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से कि कहीं पर भी जब आपका एक ग्रुप सॉलिड वेज से दिखाया हुआ है तो ये अबव द प्लेन होता है, और ये जो हैश्ड या डैश्ड आपका ग्रुप है ये बिलो द प्लेन होता है। तो ये कैसा है, एंटी डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन है, वेयर डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन मीन्स एडिंग ऑफ 2 OH ग्रुप, एंटी मीन्स इन द अपोजिट फेसेस, राइट। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक 5 मेंबर रिंग है, राइट, और 5 मेंबर रिंग में एक ग्रुप, मान लीजिए ये 5 मेंबर रिंग है, एक ग्रुप ऐसे ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो दूसरा ऐसे यहां से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये आपका एंटी डाइहाइड्रो ऑक्साइलेशन है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है, तो इसको ट्रांस डायोल आप बोल रहे हैं। अब कई बार इसका इनेंशियोमर भी बन जाता है, कई बार ये नहीं बनता है। वो कंडीशंस क्या होंगी हम उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं इसके मैकेनिज्म को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए इसको ऐसे बना देते हैं, आप यहां से देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये 5 मेंबर रिंग है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये एक 5 मेंबर रिंग है, वहां पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, प्लस ये आपका जो है ये वाले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बार बार ये वाला बड़ा पार्ट बनाना ठीक नहीं है। तो इधर मैं रख देता हूं ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, ये वाला OH रख दिया। इसके बाद इसमें परऑक्सी लिंकेज दे देते हैं, ऑक्सीजन, ये परऑक्सी लिंकेज हो गई, और परऑक्सी लिंकेज के बाद ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये R हो गया। ठीक है, दिस इज R, और इसमें से एक C डबल बॉन्ड O ये आ गया, देन OOH ये लगा दिया। और इनके ऊपर लोन पेयर्स रखना ना भूले, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म में। ओके, ये लगा दिया। तो जैसा कि मैंने इससे पहले ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन में भी आपको बताया था कि ये रिएक्शन कंसर्टेड रिएक्शन होते हैं, साइक्लोएडिशन टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो ये इसमें बॉन्ड बनना और बॉन्ड का टूटना सब एक साथ होता है, और कोई इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये आपकी कंसर्टेड रिएक्शन की खास पहचान है, जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। देखिए रिएक्शन कैसे होना है मैं बताता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंपली हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल इस ऑक्सीजन को। ठीक है, इसी को देंगे क्योंकि बॉन्ड मैंने बताया परऑक्सी लिंकेज होती है, यही वीक होती है, तो यही बॉन्ड टूटता है। अब जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी तो इसने टूटना पड़ेगा, और ये बॉन्ड जो है वो टूट के आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब ये इधर चला जाएगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, राइट। तो मैकेनिज्म के लिए देखिए थोड़ा सा मैंने ये ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक 5 मेंबर रिंग है जहाँ पे कि एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये आपका जो है ये वाला ग्रुप है RCO3H। तो यहाँ पे मैं मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार इतना R की जगह ये बनाना आपका समय खाता है, इसलिए मैंने इसको लगा रखा है। तो इसको अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये वाला R ये पार्ट हो गया, दिस इज C डबल बॉन्ड O जो मैंने यहाँ बनाया है, और ये आपकी परऑक्सी लिंकेज हो गई OO, और ये हाइड्रोजन है इस तरीके से। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्कीन के पास है ये मूव करके इस ऑक्सीजन पे आएगी। इस पे ही क्यों आएगी, इस पे क्यों नहीं आई, क्योंकि इस पे आने का मतलब है
कि हमने यहाँ से देखिए हाइड्रोजन भी शिफ्ट करवाना है, ठीक है, और इपॉक्साइड इसमें फॉर्म करने हैं। और मैंने पहले बताया कि परऑक्सी लिंकेज जो आपकी है वीक होती है, यही टूटती है। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है। और जैसे ही ये इधर शिफ्ट होंगे तो एक आपका इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आएगी, वो इस हाइड्रोजन को ग्रैब करेगी एज पॉजिटिव स्पीशीज, तो ये एच पॉजिटिव की तरह जाएगा। अब यहाँ पे ये बॉन्ड बचा ये वाला, तो ये बॉन्ड मूव करके इस क्लोरीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट आपने इसमें दिखाना है। तो ये कंसर्टेड रिएक्शन है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कंसर्टेड रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो कैसे होगी देखिए। एक 5 मेंबर्ड रिंग में यहां ले लेता हूं, इस तरीके से थी। अब फॉलो करिए, देखिए इसने इधर आके ये देखिए ये कार्बन इस ऑक्सीजन से लिंक हुआ और ये वाला कार्बन भी इसी ऑक्सीजन से लिंक हुआ। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहां से ऑक्सीजन दो तरफ लिंक हो गई, यही तो मैंने आपको बताया था। और इसको हम ऐसे बना देते हैं, इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड टूटना शुरू हो रहा है और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनने शुरू हो रहे हैं। इसको दोबारा समझ लीजिए, ये इधर आया था और जब ये इधर मूव करके इधर आया तो ये नेगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन ग्रैब करी, बचा हुआ जो आपका बॉन्ड है वो मूव करके यहाँ चल के बॉन्ड बना गया। तो ये दोनों कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब ये वाली हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये बॉन्ड बनने शुरू हो रहे हैं तो ये आपका फिर आपका टूटना भी स्टार्ट होगा उसी समय। ऐसे ये वाला बॉन्ड भी टूटना स्टार्ट होगा, तो आप इसको ऐसे रख देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि इनके बीच में तो कोई बॉन्ड था नहीं, लेकिन हाइड्रोजन फिर यहाँ आएगी तो ये बॉन्ड बनना शुरू होगा, तो इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन रख लीजिए जो कि ये वाला था। अब यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड रहेगा डबल की जगह, तो वो सिंगल आप पूरा बनाएंगे और ये आर बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ था। और यहाँ पे आप देखिए कि डबल बॉन्ड करेक्टर आना है तो सिंगल पहले से ही था, तो इधर हम इसको सिंगल से लिंकेज कर देते हैं। और जब ये मूव करके इधर आया था तो इसको हम डबल बॉन्ड करेक्टर दे देते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि बॉन्ड एक साथ इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनने शुरू हो रहे हैं, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो रहा है, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो रहा है, ये बनना शुरू हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे में है, ठीक है, मूव कर रही है। तो ये आपकी हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट है, इसको मैं टीएस बोल सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म में यही आपने समझना है, ठीक है। और फाइनली इसके बाद क्या होगा देखिए, यहां से एक कंपाउंड देखिए कार्बन, इसको आर ऐसे लिख देते हैं, ठीक। इसके अलावा देखिए ये मूव करके इधर आया था तो ये डबल, ये जो आपका है कार्बन था इसके साथ आर के साथ कार्बन है ये वाला, ये मूव करके इधर आया था तो ये डबल हो जाएगा। ये ऊपर जाके सिंगल होगा, हाइड्रोजन ग्रैब करेगा तो ये OH हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये स्केल में नहीं आया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये आपका एसिड बन जाएगा आर, ये वाला ये वाला देखिए आर ये है, ये इधर मूव करके नेगेटिव हुआ OH हुआ तो ये OH है, और ये वाला C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो एक एसिड इसमें आपको बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, इसके बाद आपके पास बचा ये 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। इसके अलावा ये ऑक्सीजन के साथ लिंकेज, तो ये कंपाउंड बन गया आपका, ठीक है। ये कंपाउंड आपका है इपॉक्साइड, ठीक है, ये कंपाउंड आपका इपॉक्साइड है। तो इपॉक्साइड में देखिए मैं इसको ऐसे दिखाना चाह रहा हूं कि ये अबव द प्लेन बना हुआ है, ऊपर की तरफ से बना हुआ है इपॉक्साइड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो और इसी को आप ऐसे भी ले सकते हो। इधर ऑक्सीजन कर लें, इधर इनको ऐसे ऐड कर लें, तो ये डैश्ड से भी दिखा सकते हैं। तो ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों हो सकता है, ठीक है, इपॉक्साइड। अगर इसी इपॉक्साइड को आप हाइड्रोलाइज करवा दें तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा कि ये आपका डायोल बना देगा, ठीक। तो वो डायोल कैसे बनाएगा उस मैकेनिज्म को आप देखिए, यहां पर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी इपॉक्साइड को मैं उठा रहा हूं, इनमें से कोई भी एक इपॉक्साइड ले लेते हैं, ठीक। तो यहां पे मैं इसको अलग नाम दे देता हूं, एसिड कैटालाइज्ड इपॉक्साइड ओपनिंग। इसका मतलब इस इपॉक्साइड को ओपन करेंगे किसी एसिड कैटालिस्ट की हेल्प से।
अब वो आप कैसे ओपन करेंगे इसको आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये वाला इपॉक्साइड था, इधर सॉलिड दिखा देते हैं इसको थोड़ा सा, फ्रंट ये आपका है इस मॉलिक्यूल का, यहां से आप व्यू कर रहे हैं ना, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये तो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये वाली जो 5 मेंबर्ड रिंग थी वो मैंने ये बना दी। इसके बाद अगर आप इपॉक्साइड देखना चाहते हैं तो ऊपर सेंटर में ऑक्सीजन रख दीजिए ये वाला, और इन ऑक्सीजन्स को मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ, इस कार्बन से और इस कार्बन से, ठीक है। देखिए इन्हीं 2 कार्बन से तो कनेक्टेड है, तो इसको लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, 2 लोन पेयर उसके ऊपर रहेंगे। अब इसकी ओपनिंग करवानी है, एसिड कैटालाइज्ड है तो आप एसिड ले लीजिए, HOH एंड H, ठीक है। एक पॉजिटिव लोन पेयर, बेसिकली ये क्या है, ये है आपका H3O पॉजिटिव, ओके। अब कैसे रिएक्शन होगा देखिए, इसके ऊपर लोन पेयर था, वो लोन पेयर यहाँ से एक प्रोटॉन को ग्रैब करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आएगा, ठीक है। और ये आपकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसको आप बोलेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, H पॉजिटिव ट्रांसफर, क्योंकि ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। तो अगर आप फिर इसको बनाना चाहें तो देखिए वही मैं करता हूं, इस 5 मेंबर्ड रिंग को मैं फिर से ऐसे बना लेता हूं, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से करके, ठीक है। और इसके बाद यहां से ये ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन, एक पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर इधर बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गया है। ये इधर कनेक्टेड था और ये इधर कनेक्टेड था, वही इपॉक्साइड बन गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेफिनेटली इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, और इनके ऊपर जो है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 डेल्टा नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से है, ठीक है। सॉरी। फिर आप क्या लिख रही है, देखिए यहां से एक जब करेंगे तो जब H पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल बचेगा सिर्फ, और वो वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए आपने ऐसे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर इसके ऊपर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो है, चाहे इस कार्बन पे आप जाके अटैक करवा दीजिए, चाहे इस पे करवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल आपका इपॉक्साइड है, तो मैं यहाँ पे अटैक करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। और अगर मैं इस पे यहाँ पे अटैक करवाता हूँ तो रिजल्टेंट स्पीशीज जो आपकी बनने वाली है वो क्या है, देखिए फिर से वही 5 मेंबर्ड रिंग इपॉक्साइड वाली, ऐसे करके, और इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। जब ये इधर अटैक करेगा, मान लीजिए इसने इधर अटैक किया, ऑक्सीजन इधर जुड़ गई और ये वाली 2 हाइड्रोजन्स आ गई, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में कंज्यूम कर दिया, और ये वाला टूट के फिर इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ये बॉन्ड तो खत्म हो गया, यही वाला बचा, तो इसको मैं इधर OH कर देता हूं, ठीक। तो ये टूट गया, तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका ऊपर की तरफ ऐड हो गया, और दूसरा आपका फिर ये ऐसे बचा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो होता है ये SN2 अटैक है, SN2 टाइप का अटैक है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, जिसमें कि देखिए ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, इधर ऑक्सीजन है, फ्रंट से तो अटैक कर नहीं सकती ये न्यूक्लियोफाइल, वाटर एज न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि ऊपर से रिपल्शन होगा, तो ये बैक साइड से अटैक कर रही है, तो ये SN2 टाइप का अटैक है, ठीक है। और यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है, फाइनली फिर एक आपका H पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा, कैसे, वाटर तो आपने बहुत ले रखा है इसमें, H 2 लोन पेयर मान लीजिए मैंने इधर लगा दिए, तो यहां से एक हाइड्रोजन ये ग्रैब करेगा, ठीक, हट जाएगा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इधर चल देगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा तो आपके पास जो स्पेशीज बनेगी वो स्पेशीज कुछ ऐसी होगी, देखिए ये OH ग्रुप जो ऊपर की तरफ था, और यहां से ये वाला OH ग्रुप जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, 2 लोन पेयर इसके पास भी रहेंगे, 2 इसके पास भी रहेंगे, क्योंकि ये शिफ्ट होकर आया है, ठीक है। यहां से प्लस आपको H3O पॉजिटिव वापस मिल जाएगा। इसीलिए मैंने इस रिएक्शन को क्या कहा था, एसिड कैटालाइज्ड इपॉक्साइड ओपनिंग। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो बार बार ये मैकेनिज्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड
MCPB है, अगर खाली MCPB है तो यहाँ पे खत्म कर दीजिए इपॉक्साइड बनाने में, और इसके बाद अगर हाइड्रोलिसिस भी दिया है तो ये स्टेप आप करिए और इसमें आपके डायोल्स बनाइए, और ये डायोल्स जो बनेंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड जुड़ेंगे, एक आपका अलग फेज में जाएगा, दूसरा अलग फेज में। तो इस तरीके से इपॉक्साइड ओपनिंग होती है, और हाइड्रोलिसिस जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है उससे हम इसको करवाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक ऊपर को है एक नीचे को है, तो कई बार ये ऊपर ये नीचे होता है, तो इसके इनेंशियोमर भी बनेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक बनाया है, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि बाकी पॉसिबिलिटीज क्या है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक प्रॉब्लम आपको दे रखी है कुछ इस तरीके से, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक एल्कीन है और इस एल्कीन में आपको रिएजेंट वही दिए हैं। नंबर 1 मान लीजिए आपको दे रखा है CH3CO3H, तो आपको पता है ये आपका परऑक्सी एसिड दे रखे हैं। और नंबर 2 में देखिए हाइड्रोलिसिस भी करवा रहा है, इसका मतलब डायोल ही बनना है। तो ये कैसे बन सकता है, इसमें अब आपने बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं बनाना है। आप सिंपली क्या करें, एक OH यहां जोड़ दें, एक OH यहां जोड़ दें। तो कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए इसको, ये सिंगल हो जाएगा डबल की जगह, ये वाला मिथाइल नीचे था तो नीचे रखेंगे, और ये इथाइल आपका नीचे था, इसको भी नीचे रखेंगे। ठीक, और ये आपका देखिए, अब मैं क्या करता हूं, OH मैंने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो OH कैसे ऐड करने हैं, देखिए एक OH को मैं इधर ऐड करता हूं सॉलिड वेज से। ऑफ कोर्स जब ये अबव है तो जो यहाँ पे ये मिथाइल जुड़ा हुआ था ये बिलो द प्लेन चला जाएगा। ठीक है, ये मिथाइल हो गया आपका। इसके बाद जब इसको मैंने अबव द प्लेन डाल दिया तो इसको फिर मैं बिलो द प्लेन डालूंगा ऐसे। ये भी आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, मिथाइल नीचे था तो यहाँ पे जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन होगी वो आप आ जाएगी। तो एक कंपाउंड तो आपका ये बन गया। ठीक है, अब अगर आप इसका RS कॉन्फ़िगरेशन देख के ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि ये वाला सेंटर R है। मैं इसको निकालने में समय यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, आपको मैंने पहले लेक्चर्स बनाए वहां से आप सीख सकते हैं। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी R ही होना चाहिए। तो दोनों दो कायरल सेंटर यहाँ पे जनरेट हुए और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों को RR कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। अब R है तो यहाँ पे फिर क्योंकि देखिए ये अटैक ऐसे ऊपर से भी हो सकता है और ये अटैक नीचे से हो सकता है, क्योंकि एल्कीन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो दोनों प्लेन इक्वली अवेलेबल होते हैं। तो ऊपर से मान लीजिए अटैक किया तो ये बना, तो इसका फिर एक आइसोमर भी बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका सेकेंड आइसोमर अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो वो सेकेंड आइसोमर क्या होगा उसको देखिए। यहाँ पे मेरा OH अबव द प्लेन था तो मैं इसको बिलो द प्लेन कर देता हूँ, डैश्ड वैस से लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मेरा OH जो है बिलो द प्लेन था तो मैं इसको अबव द प्लेन कर देता हूँ। बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। हाइड्रोजन, ठीक है, तो जब ये अबव है तो हाइड्रोजन बिलो हो जाएगा, ये तो प्लेन ही था। अब ये बिलो द प्लेन है तो मिथाइल अबव द प्लेन आ जाएगा और ये प्लेन में है। तो इसका अगर आप कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो ये S आएगा, ये भी S आएगा। ठीक है, तो एक R इनेंशियोमर बना, एक S इनेंशियोमर बना, तो ये इनेंशियोमरिक पेयर जो है इस केस में बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन कहाँ से है, आपको पता है। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया नहीं था तो एक हाइड्रोजन मेरी यहाँ पे रही होगी। ठीक है, तो वो वहां से आ रही है। तो इस तरीके से इनेंशियोमरिक पेयर आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप एक नहीं मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं, या कुछ और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है, ऐसे ये डबल बॉन्ड है, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, कंडीशंस वही है मान लीजिए दोनों की दोनों ऊपर वाली। तो आपने क्या करना है, 5 मेंबर्ड रिंग को ऐसे रखिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस। तो देखिए क्या करेंगे, इसके अक्रॉस ऐड करना है। मान लीजिए ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने बिलो अबव द प्लेन कर दिया, चलिए OH, तो ये वाला हाइड्रोक्सिल मुझे ऑफ कोर्स बिलो द प्लेन करना पड़ेगा। ये बन गया। अगर ये अबव द प्लेन है तो ये मिथाइल को बिलो द प्लेन जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये अगर अबव द प्लेन है तो यहाँ पे आपका जो मिथाइल जुड़ा हुआ होगा उसको अबव द प्लेन जाना पड़ेगा। एक ये बन गया। अगर आप इसका कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो कन्फिग्रेशन निकालने के लिए भी मैं फिर से वही करता हूं, ये सेंटर भी S है और ऊपर वाला भी S है।
ये दोनों सेंटर एस हैं। अब इसका इनेंशियोमर भी बनेगा, तो मैं इनेंशियोमर के लिए ईएन लिख देता हूँ। ईएन स्टैंड्स फॉर इसका इनेंशियोमर। उसमें आप इनेंशियोमर में क्या करेंगे, इसको बिलो द प्लेन डाल दीजिए, इसको अब द प्लेन डाल दीजिए। ठीक है, चलिए अगर बनाना चाहें तो कैसे, 5 मेंबर्ड रिंग ये दे दी भाई, ये अब द प्लेन था तो इसको बिलो द प्लेन कर दीजिए ओ एच। ये बिलो द प्लेन था तो इस वाले को आप अब द प्लेन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने ऊपर जोड़े थे, यहाँ नीचे जोड़ दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बिलो द प्लेन हो तो मिथाइल अप आ जाएगा, और ये आपका अगर अब द प्लेन है तो मिथाइल डाउन आ जाएगा। तो इसका कन्फिग्रेशन करेंगे अगर, तो ये भी आर आ जाएगा और ये वाला भी आर आ जाएगा। तो इनेंशियोमरिक पेयर बना रहे हैं आपका। ठीक है, और अगर ये इनेंशियोमरिक पेयर इक्वल अमाउंट में बने हैं तो इक्वल अमाउंट में बनने का सीधा सा मतलब है कि ये आपका रेसिमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, और ऐसे ही चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है और ऐसे लगा देते हैं, ये है कंडीशंस, मान लीजिए वही दे रखी हैं। तो अभी भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपने OH जोड़ना है। कैसे, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग लगा दीजिए और इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये OH अप कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला OH जो है डाउन कर देते हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम मैंने क्यों ले रखी है, इस प्रॉब्लम को लेने के पीछे रीजन है। देखिए 2 कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसका मतलब इसका भी इनेंशियोमर बनेगा। ठीक है, तो मैं प्लस EN लिख देता हूँ। तो इनेंशियोमर का मतलब क्या है कि इसको अब द प्लेन कर दीजिए, इसको बिलो द प्लेन कर दीजिए। बस इतना ही करना है। अब लेकिन इसका कन्फिग्रेशन अगर आप एज सच करने लगेंगे तो फिर आपको लगेगा कि इसका कन्फिग्रेशन जो आ रहा है ये इसका अपोजिट आ रहा है, तो वहां पे आपको लगेगा ये मीजोफॉर्म है, लेकिन ये मीजोफॉर्म है नहीं। तो इस जब भी साइक्लोहेक्सेन जुड़ी हो तो कन्फिग्रेशन निकालने के लिए, देखिए इस प्रॉब्लम को मैं स्पेशली यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर आप ऐसे ही बनाते हैं और इसकी प्रायोरिटी निकाल के RS कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 आ जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप है पूरा ये प्रायोरिटी नंबर 2 आ जाएगा, और ये प्रायोरिटी नंबर 3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है। देखिए ये आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पर थी और एक हाइड्रोजन यहाँ पर थी। ठीक है, तो ये वाली जो हाइड्रोजन होगी ये अब द प्लेन आ जाएगी आपकी H। तो ये प्रायोरिटी नंबर 4 हो गया। तो कन्फिग्रेशन 1 2 3 कैसे आ रहे हैं आप, क्लॉकवाइज, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अब द प्लेन है तो आप इसको उल्टा करेंगे, ये ट्रिक है। तो आ तो रहा है ये R, लेकिन ये दिखेगा कैसा, S। ठीक है, अगर ये S है और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसने भी S होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसका बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए दीजिए इसको 1 करिए, इस सेंसर को जुड़ा हुआ, तो ये वाला पार्ट जो है वो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो कैसे मूव कर रहे हैं आप, क्लॉकवाइज, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन ही है तो कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा, तो ये R लगने लगेगा आपको। अब ये R है ये S है तो आपको लगेगा ये मीजो है। तो फिर इनेंशियोमर कैसे है अगर मीजो बना, तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं कि जब भी आपने साइक्लोहेक्सेन से जुड़ी हुई रिंग के लिए कन्फिग्रेशन निकालना है तो ऐसे मत निकालिए, ये गड़बड़ करेगा। आप इसको पहले चेयर फॉर्म में बनाइए। कैसे, देखिए ऐसे बना देते हैं, इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लगा देते हैं, ये ग्रुप मान लीजिए मैंने ऐसे लगा दिया। अब देखिए ये इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, बल्कि ग्रुप है तो ये इक्वेटेरियल जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, इक्वेटेरियल ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे OH मैंने अप कर दिया और यहां पे OH मैंने डाउन कर दिया, यही तो कर सकते हैं, और तो कंडीशन है नहीं। तो यहां पे मेरा H अप हो जाएगा और इस केस में मेरा H जो है वो डाउन हो जाएगा, यही तो कर सकते हैं। अगर अब आप कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करेंगे तो सही आएगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव दिखेगा। कैसे, प्रायोरिटी नंबर 1 और ये पूरा का पूरा ग्रुप प्रायोरिटी नंबर 2 में आ जाएगा, और ये मिथाइल प्रायोरिटी नंबर 3। तो कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन तो चेंज नहीं करेंगे। तो ये वाला जो सेंटर है ये तो है S, तो इसने भी S होना चाहिए। कैसे, प्रायोरिटी नंबर 1 ये ले लेते हैं, और ये वाला एंटायर ग्रुप क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ये पूरा ग्रुप अब की बार क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी नंबर 2, और ये वाला प्रायोरिटी नंबर 3। ठीक है, इसको ऐसे आप ले लेंगे। तो जैसे ही आप इसको लेंगे तो आप देखिए कैसे मूव कर रहे हैं,
क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, 1 2 3, तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है अबव द प्लेन है तो चेंज करना पड़ेगा, तो ये एस हो जाएगा। तो ये दोनों एस हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसे ही अगर आप इनकी पोजीशन इसमें चेंज करेंगे तो दोनों आर आएंगे, तो इनेंशियोमर बनेगा। तो ये स्पेशल प्रॉब्लम है, इसमें आपको गलती हो सकती है, इसको आप ध्यान से देंगे। CSIR नेट में या IIT जो आपका जी एडवांस है वहां की ये प्रॉब्लम है एक्चुअली में, ठीक है। तो इनेंशियोमर पेयर पहचानेंगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या होता है। ये एक एल्कीन है, ठीक है, और अक्रॉस द डबल बॉन्ड मैंने यही काम करना है, क्लियर। तो अब मेरे पास जो आइसोमर बनेंगे वो देखिए ऐसे करेंगे। एक OH तो आप डाउन लगा दीजिए और एक OH आपका अप लगा दीजिए, ठीक है, ये लग गया, ठीक। सॉरी, इसको अप कर देते हैं, अबव द प्लेन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये कंपाउंड क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो हो नहीं सकता, कैसे, क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आइडेंटिकल है, मिथाइल मिथाइल OH OH, तो इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक। तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करें तो या तो इसको रोटेट कर लें। अगर मान लीजिए आप इसको रोटेट करते हैं तो रोटेट करके आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रखा, ठीक है, और इसको आपने ऐसे कर दिया, तो OH भी अप डाल दिया और ये भी अप डाल दिया, दोनों। तो यहाँ से प्लेन खींच सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इससे भी सिंपल तरीका, आप कन्फिग्रेशन निकाल दीजिए, ठीक है। 2 कायरल सेंटर जनरेट हुए हैं, तो इसका अगर आप निकालना चाहें देखिए कैसे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जो कि अबव द प्लेन है, और यहाँ पे यस अबव द प्लेन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जो बिलो द प्लेन है, ऐसे लगा देते हैं। कन्फिग्रेशन निकालिए तो एक का R और एक का S आना चाहिए, इसको 1 कर देते हैं। ये वाला ग्रुप जो है 2 में आ जाएगा, ठीक है, ये मिथाइल 3 में आ जाएगा। तो कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो ये R है। अब इस वाले कार्बन का निकालिए, ये प्रायोरिटी नंबर 1 और ये इंटायर ग्रुप प्रायोरिटी नंबर 2, और ये जो मिथाइल है प्रायोरिटी नंबर 3। तो कैसे मूव कर रहे हो आप, क्लॉकवाइज, ठीक है। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन ही है तो चेंज नहीं करना है, तो R आ रहा है, ठीक है। तो इसको R करेंगे, ठीक। तो ये R दोनों आ रहे हैं, बट ये है नहीं। लेट मी चेक कि ये क्यों गड़बड़ आ रहे हैं। इसको चलिए दोबारा से इसको देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चलिए ऐसे करते हैं, गड़बड़ नहीं आनी चाहिए, तो कहीं एक्सप्लेनेशन में गलती हो रही होगी। OH ऐसे कर लेते हैं, चलिए इसमें सीधे सीधे बनाते हैं कि कैसे कन्फिग्रेशन आ रहे हैं। प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है, प्रायोरिटी नंबर 2 और प्रायोरिटी नंबर 3, तो ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन ये बिलो द प्लेन है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो S हो गया। अब इसको देखें, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, तो ये ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है। तो ये R है, ठीक आ रहा है, ये R है, ये S है, ठीक है। तो ये मीजो कंपाउंड है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप समझेंगे तो हमेशा ही मीजो नहीं बनेगा, कभी मीजो बनेगा और कभी आपका जो है ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। ये चीजें आपने समझनी पड़ेंगी। चलिए एक आध प्रॉब्लम और देखते हैं जो कि स्पेशल हो सकती हैं। ऐसे लगा लेते हैं, मान लीजिए ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये CH डबल बॉन्ड CH है, और ये एक साइक्लोहेक्सिल रिंग है, ऐसे लगा देते हैं। भाई कंडीशंस तो वही हैं जो आपने रिएक्शंस करवाने हैं, MCPB और हाइड्रोलिसिस, तो आपने कुछ नहीं करना है भाई, OH ऐड कर देने हैं, ठीक। ये OH बिलो द प्लेन, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला OH अबव द प्लेन, कोई परेशानी नहीं। और इधर आपका ये साइक्लोहेक्सिल रिंग है, और इधर ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई ये भी तो डबल बॉन्ड है बेंजीन के पास, ये क्यों नहीं रिएक्शन कर रहे। तो याद रखिए कि ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस स्टैटिक है, तो आराम से अटैक हो सकता है, ये शिफ्ट हो सकती हैं। जबकि ये बेंजीन ये एरोमेटिक है और ये लगातार घूमते भी रहते हैं, तो एरोमेटिसिटी की वजह से ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी अगर इस तरीके से कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है,
और जहां पे बेंजीन रिंग भी है और डबल बॉन्ड भी है तो आप डबल बॉन्ड को रिएक्शन करवाएंगे, बेंजीन को अनटच रखेंगे। अब इनके कन्फिग्रेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो इनका इसका एक इनेंशियोमर भी बनेगा, तो मैं इनेंशियोमर अब नहीं बना रहा हूँ बार बार, उसके लिए आप जो मैंने ऊपर सिखाया उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम है। आइए एक आध प्रॉब्लम और देखते हैं जो कि काफी स्पेशल प्रॉब्लम है, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए मेरे को ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपके एग्जाम में ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक है। एक डबल बॉन्ड इधर रखिए, एक इधर रखिए, एक इधर रखिए। अब सेम कंडीशंस रखिए, MCPBA, और MCPBA के बाद आप हाइड्रोलिसिस भी करिए। अब आपके पास यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, तो कहां रिएक्शन करवाया जाए? इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि जिस आपके डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो रिएक्शन करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपने पता करनी है कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप देखिए कि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन्स कहाँ ज्यादा है। तो जहां अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगी वहीं पर ही आपका रिएक्शन होगा। तो देखिए क्या है, ये अल्फा कार्बन है तो इस पे दो हाइड्रोजन जुड़ी होंगी, ये भी अल्फा कार्बन है इस पे भी दो हाइड्रोजन जुड़ी होंगी, ये भी अल्फा कार्बन है इस पे भी दो हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन इस पे भी दो हाइड्रोजन। तो ये सेंट्रल डबल बॉन्ड के लिए दो, दो चार, दो छः, दो आठ, टोटल 8 हाइड्रोजन्स हैं। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा आएगी। जबकि इस वाले को देखते हैं तो दो इधर दो इधर, तो सिर्फ 4 ही हैं। इस वाले को देखते हैं दो इधर तब भी सिर्फ 4 है। तो इसके लिए 4, इसके लिए 4, लेकिन इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सेंट्रल वाला रिएक्शन करेगा, ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। तो क्या प्रोडक्ट आपका बन सकता है? सिंपल है, देखिए इसको ऐसे ले लीजिए और इसको फ्यूज रिंग को ऐसे बना दीजिए, ओके। ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। इसको आप अब द प्लेन लगा दीजिए OH को, और ये वाले OH को आप बिलो द प्लेन लगा दीजिए ऐसे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिंपली यहाँ पे प्लेन रख दीजिए ऐसे करके। तो ये दो हाफ आइडेंटिकल है, तो इसके पास क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मिरर प्लेन है, ठीक है। तो मिरर प्लेन होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये तो मीजो बनाएगा, ठीक। जैसे यहाँ मीजो बना, ऊपर भी आपका मीजो बना था, क्योंकि ये भी मीजो है, ठीक है। एक R और एक S, मीजो में ऐसा ही होता है, ठीक। प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके पास, POS, ऐसे ही इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शंस कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसमें जरूर डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए क्या है वो लास्ट क्वेश्चन है। C डबल बॉन्ड C, CH3, इसके बाद ये है CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH2, ऐसे करते हैं। ये मिथाइल ग्रुप है CH3। अब इसको अगर आपने रिएक्ट कराना है, ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा कि ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए ट्रिक वही है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी इस कार्बन पे। ऐसे ही एक अल्फा कार्बन ये है, तो इसके लिए देखिए 3 और 3 6, इसके लिए आपकी 3, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन बहुत ज्यादा है। जबकि यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इस पे है, इस पे नहीं है। तो ये वाला डबल बॉन्ड रिएक्शन करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो OH ग्रुप यहाँ लगाइए अक्रॉस द डबल बॉन्ड, और इसमें भी इनेंशियोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये एंटी डाइहाइड्रोऑक्साइलेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैंने समझाने की कोशिश करी है। पहले तो आप ये मैकेनिज्म समझें बहुत अच्छी तरीके से, और जब ये मैकेनिज्म आपके पूरा समझ में आ जाता है, इसकी प्रैक्टिस एक आध बार और कर लीजिए, तब आपको ये आराम से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एल्कीन की रिएक्शंस में मैंने आपको सिन और एंटी डाइहाइड्रोऑक्साइलेशन बेसिक से एडवांस तक कराया है। ये आपके CSIR नेट और जी एडवांस तक काम आने वाला है, ठीक है। और ऐसे ही जितनी प्रॉब्लम कहीं से मिलती है उसकी प्रैक्टिस कर दीजिए, ठीक है। तो सो फार आई हैव कंप्लीटेड 3 टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इन द एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, सिन एंड एंटी डाइहाइड्रोऑक्साइलेशन। भाई सिन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड था, आपको याद होगा, और नमो के साथ NMO, एन मिथाइल मोर्फोलिन एन ऑक्साइड के साथ, तो वहां पे सिस होता था, एडिशन दोनों एक तरफ आते थे, यहाँ पे एंटी। रिएजेंट्स को पहचाने, और देखिए ये पार्ट हमेशा ही प्रैक्टिस करने का होता है, इसका रोज रिवीजन करिए एक बार। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ये पार्ट फिर बहुत बर्डन हो जाता है, फिर इसको आप रिवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए मैंने तो कोई एग्जाम देना नहीं है अब, और
मैं बहुत ज़्यादा याद भी नहीं रखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे को अब इन एग्ज़ाम्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस अगर नहीं करता हूँ तो मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। साल भर पुराना वीडियो अगर कोई मुझसे पूछेगा इसमें क्या है तो मुझे याद नहीं रहता, मुझे अपने नोट्स देखने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये एडवाइस है, स्पेशली ऑर्गेनिक को हफ्ते में 2-3 दिन रिवाइज करें, उनकी क्वेश्चंस को लिखें, तभी आप कोई एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, वरना ये डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर किसी और एल्कीन की ही रिएक्शन के साथ मिलूंगा। अभी बहुत सारी रिएक्शंस में बची हुई हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।